जिससे कि समस्या का निवारण तत्काल हो सके। आज अपने इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे महिला सुरक्षा की, क्योंकि सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम एजेंसियां, सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन एनसीआरबी की जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई है वो वाकई चौंकाने वाली रिपोर्ट है, जिसमें देश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी बताई गई है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 4% की वृद्धि हुई है और हर घंटे आपको बताते चले कि लगभग 51 एफआईआर दर्ज हो रही हैं। वहीं बच्चों के विरुद्ध अपराधों में 8.7% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं एनसीआरबी ने रिपोर्ट में देश में बच्चों और इसके साथ ही अनुसूचित जाति जिनको एससी बोलते हैं और अनुसूचित जनजाति जिनको एसटी बोलते हैं और साइबर क्राइम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी बताई है। यही नहीं, साइबर अपराध के दर्ज मामले भी बड़ी तेजी से रफ्तार के साथ बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसे एनसीआरबी कहते हैं, इसकी 2022 की रिपोर्ट जारी कर दी गई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है। यानी कि दिल्ली जो देश की राजधानी है वो असुरक्षित शहर महिलाओं के लिए बताया गया है। यहां 2022 में एक दिन में 3 रेप केस दर्ज किए गए हैं। एनसीआरबी की 546 पेज की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,45,256 केस दर्ज किए गए हैं। यानी कि हर घंटे लगभग 51 एफआईआर दर्ज हुई हैं। ग्राफिक्स जरा चलाइए। ग्राफिक्स के द्वारा हम आपको समझाते हैं कि कहां किस तरीके का हाल देखने को मिल रहा है और दिल्ली में अभी क्या सिचुएशन है। तो ये एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है? देश में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध बढ़ रहा है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 4% वृद्धि हुई है और देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,45,000 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं और हर घंटे 51 एफआईआर दर्ज हो रही हैं। 2021 की तुलना में महिला अपराधों में 4% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 2022 में 28,522 मर्डर केस दर्ज हुए हैं, यानी कि हर दिन 78 हत्याएं हुई हैं। 2022 में महिला अपराध में 65,742 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश टॉप पर है और इसके बाद महाराष्ट्र में भी अपराध लगातार जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में क्या है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2022 में एक दिन में 3 रेप के मामले जो हैं वो दर्ज किए जा रहे थे। अब इस ग्राफ को देखिए जरा, इसको जरा स्टिल करके दिखाना। यहां पर दिल्ली में क्राइम का क्या ग्राफ है, पहले वारदात समझिए। 2021 और 22 की मैं बता रहा हूं। अगर रेप की बात की जाए राजधानी दिल्ली में तो 2021 में 833 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं 2022 में 1204 मामले दर्ज किए गए थे। अपहरण की अगर बात की जाए राजधानी दिल्ली में तो यहां पर 3,948 मामले दर्ज किए गए थे 2021 में। 2022 की अगर बात की जाए तो 3,909 मामले दर्ज किए गए थे। दहेज हत्या, यानी कि दहेज ना देने पर बहू की जो हत्या कर दी जाती है, उसमें भी राजधानी दिल्ली कहीं पीछे नहीं नजर आ रहा है। यहां पर 2021 की अगर बात की जाए तो 136 ऐसे मामले आए जिसमें महिलाओं की हत्या इस वजह से की गई क्योंकि उन्होंने दहेज नहीं दिया, यानी कि दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया। उसमें 2022 की अगर बात की जाए तो 129 मामले, यानी कि 2022 में कुछ संख्याओं का अंतर रहा। अब घरेलू हिंसा की अगर बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में 2021 की बात की जाए तो 4,674 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 2022 में 4,847, यहां भी इजाफा हुआ है घरेलू हिंसा में। पॉक्सो एक्ट, यानी कि जो बच्चियां 18 साल से कम हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है, छेड़छाड़ हुई है, वो मामलों की हम बात करें राजधानी दिल्ली की तो 2021 में यहां पर 1,357 बच्चों को, यानी कि बच्चियों को शिकार बनाया गया है और इसके साथ 2022 में 1,529 बच्चों को शिकार बनाया गया है, यानी कि पॉक्सो के जो मामले हैं वो दर्ज हुए हैं। यह राजधानी दिल्ली का ग्राफ है। इसीलिए एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में महिलाओं के लिए रहना असुरक्षित है। आज इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि तमाम तरीके की बातें की जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर राजधानी में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं?
कारण क्या है? इसके लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। वेद भूषण हमारे साथ हैं, पूर्व एसीपी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएमबी नेटवर्क पर। और इसके साथ हमारे साथ डॉक्टर मीनू व्यास हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत मैं वेद भूषण जी आपसे ही करूंगा, क्योंकि आपके पास काफी अनुभव है इन तमाम चीजों को लेकर। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर एनसीआरबी की जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई है वो चौंकाने वाली है। इसके पीछे की वजह आप क्या समझते हैं? देखिए सत्यम, जो एनसीआरबी डाटा इकट्ठा करती है, स्टेट के हिसाब से डाटा इकट्ठे किए जाते हैं पूरी साल जी। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जो भी अपराध की कैटेगराइज्ड हैं, उनकी कैटेगरी बनी हुई, जैसे आपने अभी दिखाया रेप, मर्डर, डोमेस्टिक वायलेंस, पॉक्सो के केसेज हैं, तो उनके तमाम डाटा इकट्ठा किए जाते हैं। इसका पर्पज केवल यही नहीं है कि कोई हम टीवी डिबेट में इसका इस्तेमाल करें। इसका पर्पज है कि समाज के अंदर मैसेज जाए कि समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है। पुलिस प्रशासन और जो गृह मंत्रालय है उसको क्या और कानून में बदलाव करना चाहिए, चेंज आना चाहिए। जिस तरह से साइबर क्राइम का बहुत जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, हालांकि बहुत बड़े लार्ज स्केल पर इंडिया में इसमें काम किया गया है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर थाने साइबर के बनाए गए हैं। इसी तरह महिलाओं के लिए आपने देखा कि जब निर्भया केस हुआ था, उसके बाद कमीशन तक बैठा, वर्मा कमीशन, उनकी तमाम रिकमेंडेशंस आई जो लागू हुई। तो इसका पर्पज है कि तमाम स्टडी की जाए, हर हेड में स्टडी की जाए कि क्यों वजह है, क्या वजह है, क्या पुलिस के प्रशासन में कोई कमी है या समाज की कुछ विकृतियां हैं जिसकी वजह से ये अपराध बढ़ रहे हैं। अब आप रेप का, जैसे आपने बताया कि अस्त्र मोलेस्टेशन और बच्चों के प्रति अपराध है, अब आप यदि उन तमाम कारणों को जानने की कोशिश करेंगे तो पता लगा कि मैक्सिमम जो लड़कियां हैं वो अपने परिवार में सुरक्षित नहीं है। अपने चाचा, ताऊ, मामा, रिश्तेदार, भाई बहन, उन्हीं वही सबसे ज्यादा एक्यूज मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि हमें अपने परिवारों को, बच्चों को गाइड करना होगा कि परिवार में जो अपनी बहन, बेटी, जिनको बहुत इज्जत सम्मान से देखा जाता है, इस तरह के दुष्कर्म ना हो। इसी तरह से जो स्ट्रीट क्राइम होते हैं, सड़क पर जो अपराध होते हैं, उसमें क्या कोई पेट्रोलिंग में कमी थी, क्या पुलिस की व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए। अभी जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है उसमें शायद उम्मीद है कि तमाम जो ब्रिटिशर्स के कानून थे, जो ब्रिटिश सरकारों ने अपने सिस्टम को चलाने के लिए बनाए थे, उसमें बड़े लार्ज स्केल पर पूरा परिवर्तन किया जाए। कानून तक का नाम तक बदल दिया गया। इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आईपीसी, तमाम का नाम बदला गया है, सेक्शन बदली गई हैं, कुछ अपराधों के अंदर और कठोर प्रावधान किए गए। तो ये जो एनसीआरबी का डाटा है, ये कहीं ना कहीं काम भी आता है, स्टडी के काम, और समाज की तरफ भी इशारा करता है कि कहीं प्रशासन में कहीं ना कहीं कमी है, चूक है, जिसकी वजह से अपराधों पर ये अंकुश नहीं लगाया जा सकता या लगाया नहीं जा रहा, या इच्छा शक्ति की कमी है। कोई ना कोई तो वजह है। व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलती हुई, क्या हमसे कमी छो गई जिस वजह से अपराधों के अंदर बढ़ावा आया। दूसरी तरफ आप यदि देखें तो समाज के अंदर, जैसे आपने दिल्ली का एग्जांपल लिया, दिल्ली में लाखों आदमियों का इन्फ्लक्स है, लाखों आदमी आकर दिल्ली के अंदर सेटल हो रहा है। लाखों की तादाद के अंदर रोज यूपी, हरियाणा, राजस्थान से लोग आके नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, चले जाते हैं। बहुत सारा क्राइम वो गिफ्ट कर कर जाते हैं, दिल्ली को दहेज में मिलता है। उसके अलावा दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत जबरदस्त रैपिडली बढ़ रही है, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है। हर एक हिंदुस्तानी जो भी नौकरी या बिजनेस कारोबार की तलाश में है, वो चाहता है कि दिल्ली में मेरा छोटा मोटा मकान हो, घर हो, किराए का हो, अपना बन जाए। इसके पीछे बहुत सारे कारण जिनकी स्टडी सरकारें करती हैं और उसमें तमाम तरह के इंतजाम किए जाते हैं कि किस तरह से स्थिति को सुधारा जाए। अब देखें, समाज के अंदर जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक विषमताएं भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसा आपने बताया कि स्ट्रीट क्राइम, रॉबरी, स्नैचिंग, चोरी जो है, वो एक आर्थिक चीज से संबंध है, क्योंकि समाज के अंदर डिस्पैरिटी बहुत है। एक तरफ एक आदमी बहुत रईस है, बड़ी बड़ी कारों में चल रहा है, दूसरी तरफ एक गरीब आदमी जिसको 2 टाइम की रोटी के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। उसी तरह एक धर्म बहुत बड़ा कारण है। आपने देखा समाज के अंदर धर्म को लेकर किस तरह से दंगे, फसाद और आपस में टूट फूट, समाज के अंदर जो एक बिखराव और बदलाव आ रहा है, वो भी इसका एक कारण है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी स्टडी करने के लिए एनसीआरबी टाइम एंड अगेन साल में एक बार डाटा
जारी करती है, जिससे तमाम तरह की चीजों के बारे में स्टडी की जा सके, जानकारी हासिल की जा सके कि किस तरह से हम इन चीजों पर कंट्रोल कर सकते हैं। और सरकारों के लिए एक वार्निंग भी है, पुलिस के लिए एक वार्निंग है, घंटा है कि आप इस सेट में ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है, आपकी स्थिति कंट्रोल से बाहर निकल चुकी है। तो ये एक अलार्म बेल का भी काम करती है। तो ये जो अपराध का डाटा अभी जो जारी किया गया 2022 का, क्योंकि काफी लेट ये जारी हुआ है और तमाम पूरे इंडिया के लिए हुआ है। हर स्टेट का अलग अलग एक डेमोग्राफिक सिस्टम होता है, हर एक जो स्टेट है उनका क्राइम का पैटर्न भी अलग अलग है। यदि आप साउथ में जाएंगे वहां अलग तरह का क्राइम मिलेगा, यूपी में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल जाएंगे, तमाम तरह के जो अपराध हैं वो वहां की स्टेट गवर्नमेंट वहां पर स्टडी करती हैं और अपने सिस्टम में बदलाव करती हैं, कानून में बदलाव करती हैं। जैसा मैंने बताया कि अभी पार्लियामेंट सेशन में तमाम हिंदुस्तान के कानून बदले जा रहे हैं। मुझे मेरे से लेके और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको भी कानून पढ़ने पड़ेंगे, नए कानून, कि ये कानून क्या आप सेक्शन हो गई है, क्या इसमें एक्शन लेना है, क्या इसमें एविडेंस है, क्या सबूत है। तो ये तमाम जो चीजें हैं सत्यम, ये एक अच्छा सरकार का एक कदम है, कम से कम पब्लिक डोमेन में आए, पुलिस को पता लगे, सरकार को पता लगे, जो हमारे जो एनजीओ हैं, जो बाकी जो संस्थाएं हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उनको भी पता लगे कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है और जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, पार्लियामेंट है, असेंबली है, वो इस तरह के कानून और प्रक्रियाओं को संभालें, जिससे कि इस तरह के जो क्राइम है उनमें कमी की जाए, कमी ना हो तो कम से कम स्थिर हो जाए। ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर मीनू व्यास पटेल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, महिला भी हैं, आप बड़े अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझती भी होंगी। जिस तरीके से एनसीआरबी का जो आंकड़ा सामने निकल कर आया मैम, बहुत ही चौंकाने वाला है और वेदभूषण जी ने कई चीज़ें कही हैं। उसमें से मैं आपको बताता हूं कि 2022 में एक दिन में 3 रेप के केस दर्ज किए जा रहे हैं राजधानी दिल्ली में। ऐसे में आप क्या कारण समझती हैं इसमें और कैसे इसमें रोक लगेगी ये अपराधों में जिस तरीके से बढ़ रहे हैं? क्या सरकारों को करना चाहिए और क्या प्रशासनिक अधिकारियों को करना चाहिए मैम? मीनू जी, आवाज मिल रही है आपको? मीनू जी सुन पा रही हैं? मीनू जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बताते चले कि अपराध जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली के आंकड़े सामने निकल कर आ गए हैं, उत्तर प्रदेश के और राजस्थान के इन तमाम राज्यों से भी आंकड़े सामने निकल कर आए हैं और यहाँ पर भी अपराध जो है वो लगातार चरम पर पहुँच रहा है। रेप, हत्या, ये तमाम तरीके के जो मामले हैं वो सबसे अधिक देखने को मिल रहे हैं। बताते चले कि उत्तर प्रदेश टॉप पर है और इसके बाद महाराष्ट्र, जहाँ पर 45,331 मामले दर्ज किए गए हैं। राजस्थान की बात की जाए तो 45,078 मामले दर्ज किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में 74,738 केस दर्ज किए गए हैं। मध्य प्रदेश में 32,765 मामले दर्ज किए गए हैं। इसी तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मीनू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीनू जी, जिस तरीके से वेदभूषण जी ने कई बड़ी बातें कही हैं कि अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है और अपराधी कहीं ना कहीं अपने होते हैं। रेप के मामले जो हैं वो लगातार सामने निकल कर आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में हर रोज 3 मामले रेप के दर्ज किए जा रहे हैं। मीनू जी आवाज मिल रही है आपको, पहुंच रही मेरी? मीनू जी से संपर्क नहीं साध पा रहा है, संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार ग्राफिक्स हम आपको दिखाते हैं, ग्राफिक्स के जरिए। मीनू जी से हमारा संपर्क साध गया। मीनू जी आवाज मिल रही है आप तो को मेरी? मीनू जी सुन पा रही हैं? चलिए मैं एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करूंगा। टेक्निकल खामियों की वजह से उनसे हमारा संपर्क नहीं साध पा रहा, लेकिन एक बार ग्राफिक्स मैं कहूंगा एक बार फिर से दिखाएं कि किस तरीके से दिल्ली में अपराध बढ़ रहा है, अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। जो एनसीआरबी की रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, देश में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध बढ़ रहा है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 4% की वृद्धि हुई है। महिलाओं के प्रति अपराध में 4% की वृद्धि हुई है। मीनू जी, लगातार अपराध बढ़ रहा है और जो एनसीआरबी का आंकड़ा सामने निकल कर आया है वो वाकई में चौंकाने वाला है, क्योंकि अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। और वेदभूषण जी ने 2-3 चीजें जो कही हैं वो बड़ी अच्छी कही हैं कि अपराधी जो होता है, जो रेप केस होते हैं, वो कोई ना कोई अपना ही होता है, जानने वाला होता है। ऐसे में महिलाएं अपने आप को कैसे सुरक्षित करें, क्योंकि अब दिल्ली एनसीआर में वो अपने आप को असुरक्षित समझ रही हैं। शुक्रिया जी।
देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि सर ने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया। पहली बात तो ये, घरेलू जो हिंसा होती है उसमें घर का ही कोई होता है, घर का ही कोई होता है जो इस तरह का अपराध करता है। लेकिन हमारे घर में इस तरह टाइप की मानसिकता होती है कि बड़े हैं या रिश्तेदार हैं तो हम इस चीज को दबा देंगे, हम उस चीज को बाहर नहीं लाएंगे। तो सबसे बड़ी गलती तो यही होती है। हम अपनी बेटियों को बोलते हैं कि आप वहां मत जाना या उसके पास नहीं जाना, आप रास्ता बदल देना, लेकिन हम ये नहीं कहते कि उस अपराधी को हम बाहर लाके समाज के सामने, फैमिली के सामने बिठा के उसकी चीजों की चर्चा करें या जो भी है उसको पनिशमेंट दे। तो पहली गलती तो हम यही करते हैं। तो घरेलू अपराध में यही होता है। दहेज के मामले में अगर जो हिंसा होती है तो मैं उसके बारे में क्लियर बताना चाहूंगी कि जब दहेज दिया जाता है तब लिया जाता है कि उसका बढ़ावा हम ही देते हैं, कि हम दहेज चुपके से दे देते हैं, गिफ्ट के तौर पे दे देते हैं, या तो मीनू से एक बार फिर से हमारा संपर्क टूट गया है, संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये अपने आप में चिंताजनक है। वेदभूषण जी ने भी तमाम बातें कही हैं। मैं वेदभूषण जी के पास फिर से पहुंचूंगा क्योंकि तमाम जी मीनू जी हमारे साथ जुड़ गए। जी मीनू जी कंटिन्यू। जी मैं आगे बताना चाहूंगी कि पहली बात तो ये है कि आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। हाँ, तो पहली बात तो मेरी ये है कि घरेलू हिंसा का ये अलग तरीका है। अब रेप की बात करें तो रेप में बच्चियों को टारगेट किया जाता है, महिलाओं को टारगेट किया जाता है, और कहीं ना कहीं हम अपनी बच्चियों को, बहनों को इतना अवेयर नहीं करते हैं कि हम कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना, कैसे लोगों से हमें दूरी बढ़ानी है, हमें किस तरह से रहना है, हमारा सशक्तिकरण, हम एक दूसरे को हेल्प नहीं करते हैं। चौराहे में जब ये गुनाह बनता है तो हम ही लोग तो पहले देखते हैं, बाद में पुलिस का रोल आता है, लेकिन हम लोग देख के निकल जाते हैं। किसी बेटी की हत्या हो रही है, हम देख के निकल जाते हैं। तब जाके एक सवाल आता है कि हम लोग उसी टाइम पे हम सब मिलके उसको क्यों नहीं बचाया, उस बच्ची को क्यों नहीं बचाया। तो यही बात है। तब जाके एक सवाल और भी आता है कि ये लोगों की मानसिकता या उन लोगों का संगठन इतना मजबूत है कि हमें डर लगता है कि कहीं ये चीज हमारे साथ ना हो जाए। यही डर है। जो डरना जिसको चाहिए वो नहीं डरता है, जिसको नहीं डरना चाहिए वो डरते हैं। हमें डर लगता है कि हम ऐसे क्रिमिनल के साथ कोई बातचीत करेंगे या उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो कहीं ये हम पे तो नहीं आ जाएगा। तो हमें सिस्टम में ये बदलाव लाना चाहिए कि डर उसको होना चाहिए, हमें नहीं। और तीसरी बात ये है, पोस्को में जो भी है तो वहां पे जो भी बच्चियों पे इस तरह का होता है तो वहां पे भी बच्चियों को इस तरह से ऐसी जगहों पे ऐसी जगह पे लेके जाया करता है। तब जाके कहना पड़ रहा है कि हमारी जो टेक्निकल सिस्टम है, जैसे कि सीसी कैमरा है, जैसे कि स्कूल में है, जैसे स्कूल बस में है या स्कूल के क्लासरूम में है, ऐसी जगहों पे जहां होता है तो वो एक्टिवेट नहीं होता है। और चीजें ऐसे इस तरह से हो जाती है। और हम पेरेंट्स, अब मैं पेरेंट्स के लिए भी बोलना चाहूंगी कि हमारी बेटी जब हमारे पास आके कुछ बोलना चाहती है तो हम यही कहते हैं कि नहीं ये तुमको तो बोलने की आदत है, तुम ये मत करो, वो मत करो। हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो हर पेरेंट्स को अपनी बच्ची की हर बात को सीरियसली लेना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, और जो भी स्कूल कॉलेज है वहां पे जाके उसकी जानकारी देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम ये मिस कर देते हैं, ताकि इन लोगों को बढ़ावा मिल जाता है हमारी बेटियों के साथ इस तरह से क्राइम करने का। और अब मैं बात करना चाहूंगी कि जब महिलाएं जो है जो काम करती महिलाएं हैं, अब उसमें भी मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि बड़े दुख की बात है, जो महिलाएं काम करती है, जो महिलाएं पढ़ी लिखी है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी अच्छी प्रोफाइल में काम करती है, वहां पे कलीग थ्रू या बॉस के थ्रू कुछ भी चीजें हो जाती है तो हम उसको चला लेते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है वो आगे बढ़ते रुक जाएगा, हमको कंफर्टेबल नहीं होगा, हमें यही काम करना है, इन्हीं लोगों के साथ करना है, ये सोच के हम चीजों को सहन कर लेते हैं। तो हमें ये इसमें भी बदलाव लाना चाहिए बहनों को कि ऐसी जगहों पे जहां पे भी आप काम करते हैं, आपके साथ कुछ भी बातचीत में या कैसे भी आपके साथ कुछ गलत व्यवहार होता है तो हमें उसको रोकना चाहिए। और
ठीक है मैम, मैं वापस आऊंगा, वेदभूषण जी के पास पहुंचूंगा। वेदभूषण जी, एनसीआरबी के आंकड़े हैं और ये यही हमें दर्शाते हैं कि कितने मामले अपराध जो है बढ़ रहा है, किसका ग्राफ कहां बढ़ा है, अपहरण कितने हुए हैं, रेप के मामले क्या हैं, पॉक्सो के मामले क्या हैं, सभी ये सामने निकल कर आते हैं। लेकिन सर, हम इससे बचे कैसे? महिलाएं बचे कैसे? पॉक्सो के जो मामले हैं, अबोध बच्चे हैं, वो कैसे बचें? और इसके साथ साथ पुलिस पर भी, प्रशासन पर भी तमाम तरीके के सवाल उठाए जाते हैं कि कार्रवाई से पुलिस बच रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है, लोगों को उच्च अधिकारियों के पास जाना पड़ता है न्याय मांगने के लिए। तो ऐसे में कैसे सुधार होगा? और ये ग्राफ जो बढ़ता जा रहा है, ये ग्राफ डाउन कैसे होगा? इसके बारे में जरा बताइए। देखिए सत्यम जी, जो ग्राफ है ये तो वास्तविकता से बहुत दूर है। यदि आप जानेंगे समाज के अंदर क्राइम की, तो ये वास्तविकता नहीं है, ये बहुत ज्यादा कम है। क्राइम बहुत ज्यादा है जो कि रिपोर्टेड ही नहीं होता। आप तो दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में तमाम लोगों के पास मोबाइल्स हैं, थाने नजदीक हैं, हर तरह की कॉल्स हैं। आप रिमोट एरियाज में देखिए जहां पर कोई संसाधन नहीं है, थाने तक कैसे महिला पहुंचे, कैसे बच्चा पहुंचे, उसके साथ क्या रिपोर्ट है। तो ये जो रिपोर्ट है, ठीक है, काफी हद तक एक मदद करती है सरकारों को, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, तमाम अदालतों को, कि वो किस तरफ उनका क्राइम ग्राफ जा रहा है। पर जो असलियत है, मेरा मानना ये है, असलियत इससे बहुत दूर है। इसको आप कम से कम 10 टाइम्स मान के चलें, 10 गुना कम से कम मान के चलें। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मेरा जिंदगी का तजुर्बा है, नौकरी का तजुर्बा है। ये ग्राफ ठीक है, ये वो केवल मामले हैं जो रिपोर्टेड हो गए हैं, जो अदालतों के अंदर चले गए। अब उसके आपने कारण जानने हैं कि इसके क्यों कारण है और क्या इसका निदान है, क्या इसका सोल्यूशन है। आपने देखा कि निर्भया को लेकर पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार हुआ, उस मुकदमे को सजा करने में 7 साल लग गए। दिल्ली का क्राइम था, बहुचर्चित केस था। अभी आपने देखा एक बहुत बड़ी पत्रकार का एक मर्डर हुआ, ठीक है, सजा हो गया उसको, तमाम अपराधियों को 5 को सजा हो गई। तो कई सालों तक जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, उसमें अभी बहुत लार्ज स्केल पे बदलाव की जरूरत है। आप तमाम कानून बदल सकते हैं, सिस्टम बदल सकते हैं, पर और अदालतों को जब तक आप बहुत तेजी के साथ न्याय नहीं मिलेगा, तब तक शायद इसको चेक करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अपराधियों के पास में बहुत मौका होता है, बहुत चांस होते हैं कि किस तरह से वो निकल के भाग जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि वो क्राइम को दोबारा अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं, रिपीटेड ऑफेंडर बन जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो मैंने शुरू में भी कहा था कि अपराध को केवल एक पॉइंट से आप नजरिए से नहीं देख सकते। इसके लिए, इसके समाधान के लिए या इसका क्राइम ग्राफ बढ़ने के लिए बहुत सारे कारण हैं, आर्थिक, सामाजिक, और समाज के अंदर बहुत सारी जो विकृतियां हैं। जैसे आपने माइनर बच्चों का लिया, माइनर बच्चों के लिए कोई केयर नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है। आप खास तौर से कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं या आदिवासी हैं जहां बच्चों को स्कूल देखने तक नसीब नहीं होता। वो कैसे रिपोर्ट करें, अपने पेरेंट्स को कैसे बताएं कि उनके साथ में कोई ऑफेंस उनके रिश्तेदार, उनके घर वाले, उनके नजदीकी लोग कर रहे हैं, कैसे वो थानों में रिपोर्ट करें। तो ये तमाम चीजें हैं। आपने देखा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मीटू कैंपेन चला था, जिसमें 20-20 साल बाद लड़कियों ने बताया कि मेरे साथ फला टाइम पर इस तरह से एक गलत, मेरे साथ एक्ट फला आदमी द्वारा किया गया था। और बड़े बड़े लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे, छोटे नहीं। फिल्म इंडस्ट्री तो बिल्कुल एकदम उफान आ गया था फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। लगा था कि फिल्म इंडस्ट्री में सब कुछ, ये सेक्स और ये सब कुछ ही चलता है। तो इसलिए जो समाज का जो असली चेहरा है वो अभी सामने नहीं है। ये ठीक है, एक हिस्सा एनसीआर भी कोशिश करती है, तमाम स्टेट को आगाह किया जाता है, उनको भेजा जाता है कि वो स्टडी करें और जानकारी हासिल करें। केंद्र सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को कानून बनाने के लिए एक तरह से प्रेरित करते हैं, एक रास्ता देते हैं कि आप इसमें और सख्ती दिखाइए, या और जो दूसरे रास्ते हैं, जो दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कैसे उनसे हम टेक्निक लें, कैसे उनसे सीख लें, और कैसे इस तमाम जो क्राइम का सिस्टम है इसको बेटर ढंग से हम टैकल कर पाए, उसका इलाज हो सके। ठीक है सर, मैं मीनू जी के पास जाऊंगा। मीनू जी, समय की कमी है, फाइनल कमेंट क्या होगा इस पर? कैसे बचाव किया जाए? जो अबोध बच्चे हैं, जो पॉक्सो के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, आखिर वो अपने आप का कैसे बचाव करें, क्योंकि उनका भी ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, पॉक्सो के तहत जो भी गुनाह होता है और जो भी बच्चों के साथ क्राइम होता है, उसके लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि अंडर एज के बच्चों को पहले तो गुड टच बैड टच की नॉलेज स्कूल से और घर से देनी चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे खुद ही अलर्ट हो जाए, वो चिल्लाए, वो हाथ झपटे, जो भी करे, बॉडी से भी अपना प्रतिकार कर सकते हैं। तो ये चीज उसके दिमाग में होनी चाहिए कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है। काफी बच्चों को तो पता ही नहीं
नहीं होता कि ये चीज हमें गलत तरीके से छुआ जाता है या हमारे साथ गलत हो रहा है। तो ये इस पहला सुझाव मेरा यही है कि गुड टच बैड टच का जो समझदारी है वो घर से और स्कूल से देनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि बच्चों को बहुत किसी भी बाहर के अननोन व्यक्ति, अननोन लोग जो होते हैं, जो बहुत क्लोज होने की कोशिश करते हैं, जो उसके साथ खेलने का काम करते हैं, जिसको चॉकलेट देते हैं या बिना वजह वो करीब आते हैं, तो पेरेंट्स हो या जो भी हो फैमिली वाले अलर्ट हो जाए कि ये लोग क्यों हमारे बच्चे के साथ इतना क्लोज होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें अगर हम ध्यान से रखें तो हम अपने बच्चों को बचाया जा सकता है। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई है वो वाकई में चौंकाने वाली है, क्योंकि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो अपराध हो रहा है, उसका ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में महिलाओं को सतर्क रहने की जरूरत है। इसके साथ साथ पॉक्सो के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। करीब 1500 से अधिक मामले सामने आए हैं 2022 में। ऐसे में बच्चों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे में बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को बैड टच और गुड टच के बारे में जानकारी दें, जिससे कि बच्चे समझें कि कौन उसके साथ बुरा कर रहा है और कौन अच्छा। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल AMV नेटवर्क। कौन सुनेगा किसको सुनाए, अरे लल्लन भैया आ गए हैं, हम सुनेंगे, हमको सुनाइए।